नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। न्याय, प्रशासन और समाज, इन तीनों का संगम बहुत कम लोगों में उनके जीवन में देखने को मिलता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व जिन्होंने ना सिर्फ पुलिस सेवा में अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक अलग पहचान गढ़ी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत, सामाजिक सेवा और कई राष्ट्रीय संगठनों के नेतृत्व में भी देश को दिशा दे रहे हैं। 1989 के आईपीएस अधिकारी, गुजरात राज्य के पूर्व डीजीपी, सिटीजन सेतु में अपनी पहल रखने वाले उसके संस्थापक और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के नेशनल चीफ कमिश्नर के तौर पर समाज में लोगों के मार्गदर्शक हैं, युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनिल प्रथम जी का स्वागत करेंगे स्पॉटलाइट विद श्वेता में। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। इतना सर, एक जो बायोडाटा है आपका, समझ में नहीं आ रहा था कैसे कहूँ। वकालत से लेके पुलिस सेवा से लेके समाज सेवा से लेके ये इतना सारा एक कॉम्बिनेशन कैसे बना पाए आप? बड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्न है, लेकिन सिंपल भी है मेरे लिए जी। क्योंकि पुलिसिंग में काम करते हुए एक हम नेचुरल वे में समाज सेवा करते हैं। पुलिसिंग में काम करते हुए हम कायदे के बहुत सारे पहलुओं को जीते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उनका अमल करते हुए विक्टिम को हम देखते हैं। तो मुझे लगा कि एक नॉर्मल सेंस में ही ये सब चीज़ें हुई। लेकिन अगर टर्निंग पॉइंट की बात करें तो टर्निंग पॉइंट 2012 का था, जब मेरी पोस्टिंग आईजी वुमेन सेल ऑफ गुजरात हुई। उसके अंदर मैं पूरे स्टेट में महिलाओं के प्रश्न, बच्चों के प्रश्न, सीनियर सिटीजन के प्रश्न और जो डिसेबल लोग हैं उन सब के प्रश्न देखता था। तो इससे मेरा एक सामाजिक दृष्टिकोण बढ़ा। और बाकी तो पुलिसिंग में हम अलग अलग कायदों का अमल करवाते हैं, तो एक लीगल नॉलेज हो गई। और ये एक अच्छा मौका था जब मैं सर्विस में था, और तो मैंने एलएलबी और एलएलएम उसी दौरान किया। सो यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर रिटायरमेंट। तो हम ये लग रहा था कि हमारा टारगेट ये था कि रिटायरमेंट के नेक्स्ट डे आई शुड डू समथिंग, ब्लैक कोट पहन ले, आई शुड बी अवेलेबल समवेयर। तो उस तरह का एक सोच पहले से ही बना हुआ था और लकीली वो चल रहा है अभी तक। सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक सब माध्यम है, समाज सेवा का, देश सेवा का, सब एक जरिया है। लेकिन अगर हम देखें तो जब तक हम आम लोगों की बात करें, पुलिस की वर्दी से डर लगता है। कहते हैं लोग कि पुलिस और वकील से तो दूर ही रहो, और आपका तो डेडली कॉम्बिनेशन हो गया सर। पुलिस भी, वकील भी। देखिए, मेरा डेडली कॉम्बिनेशन नहीं है, मेरा बड़ा सिंपल कॉम्बिनेशन है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, जब मैं पुलिस में था, जब मैं एसपी था, जब मैं डीआईजी था, जब मैं एडिशनल एजी बना, उस समय से ही मेरी जो पुलिसिंग थी वो सिटीजन सेंट्रिक होती थी। मतलब कि जो फीडबैक मैं लेता था, जो इन्फॉर्मेशन मैं लेता था, वो सिटीजन से लेने के बाद ही पुलिस ऑफिसर के व्यू को मैं फाइनल करता था। ऐसा कभी नहीं रहा कि मैंने एक अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स ने एक जो व्यू दिया इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का या मैटर का, तो उसको मैं फाइनल मानता था। नहीं, मैंने हमेशा एक चेक, एक डिफरेंट व्यू, एक अदर स्टेक होल्डर्स के व्यू लेके ही मैं निर्णय लेता रहा। तो इसलिए मुझे बड़ी आसानी से सिटीजन के हिसाब से काम करने का एक मौका, डेडली मौका या सिंपल मौका मिला, जिससे हकीकत पूरी सामने आ जाती थी। तो जब हम सर फिल्म देखते हैं तो जो पुलिस की भूमिका होती है, कई जगह तो करप्ट भी दिखाते हैं, लेकिन कई जगह बिल्कुल दबंग, सिंघम स्टाइल। आप किस तरह के थे सर? हम दोनों के जो मिक्सचर होता है वो, उसका मैं एग्जांपल दूंगा कैसे। जब हम पुलिस की बात करते हैं, अगर हम जैसे अगर हम एक स्टेट की बात करें या गुजरात की बात करें, तो पुलिस का मतलब एक संख्या बल जो करीब 1 लाख के करीब होता है। 1 लाख में अलग अलग रैंक के पुलिस वाले
पुलिस कहलाए जाते हैं। तो इसमें से अगर 99,990 ठीक हैं और 10 गड़बड़ वाले हैं तो उनका असर बाकी पे भी पड़ता होगा। लेकिन हमें उन 10 के गलत काम से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उनको सही तरह से ठीक करना, उनको पनिश करना, उनको सुधारना, ये एक भावना होती है तो हम आराम से चीज़ों को पॉजिटिवली ले सकते हैं। सर, जब आपने एक वर्ड यूज़ किया सुधारना, तो ये तो एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसको सुधार की ज़रूरत है उसकी आप बात कर रहे थे, लेकिन हम पूरा जो एक पुलिसिया व्यवस्था है उसको सुधारने की बात करें और जिस एक्ट को हम फॉलो करते आ रहे हैं, कॉलोनियल एरा का एक्ट है, 1861 का है, उससे अभी तक आप क्या देखते हैं? क्या इसको बदल नहीं जाना चाहिए? कहाँ बात अटक जाती है सर? देखिए, जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग कॉलोनियल वे का काफ़ी अंश उसमें है। अभी तो ये गनीमत है कि 1 साल पहले तीनों जो मुख्य कायदे हैं वो चेंज हो चुके हैं। बीच बीच में बहुत सी पुलिस रिपोर्ट्स आई थी, पुलिस रिफॉर्म्स के जजमेंट आए थे, तो उनके ऊपर अमल करने के लिए काम होता रहा है। कई बार पूरा फॉर्मल एक्ट चेंज करने में क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया रहती है तो उसमें समय लगता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट जाएगी, पब्लिक के पास जाएगी, पुलिस अधिकारी के पास जाएगी, स्टेक होल्डर के पास जाएगी। तो अभी तो जैसे आपने देखा, अभी 1 साल पहले तीनों मुख्य कायदे चेंज हो चुके हैं। तो इसके अंदर जो रिफॉर्म की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सिस्टमेटिक रिफॉर्म होना चाहिए, सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए, जो विक्टिम है, जो अपराधी है, उसको भी एक विक्टिम की दृष्टि से देखने का, उसको सुधारने का सारे प्रोविज़न अभी तीनों नए कायदे में आ चुके हैं। तो आपकी जो फीलिंग है या पब्लिक की जो फीलिंग है वो काफ़ी हद तक अभी ठीक हो चुकी है। ध्यान रखना ये है कि हम पुलिस अधिकारी या जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और जो दूसरे कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं वो एज ए वॉचडॉग इनके ऊपर ध्यान रखें। लेकिन सर, जब आप सिस्टम के भीतर रहे तो आपको क्या लग रहा था कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, जिस कारण से किसी भी पुलिस वर्दीधारी को जो उनके हक हैं वो मिलने चाहिए वो मिल रहे थे क्या? क्योंकि उनके बारे में कोई नहीं सोचता सर। आपका कहना है कि जो पुलिस की जो समस्याएं या नीचे वालों की हाँ, उनकी जो समस्याएं हैं, आपके अंडर कई लोग होंगे, आप एक मुखिया के तौर पर रहे गुजरात में, उनकी अपनी बहुत एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होगी समस्याओं की, उनकी कौन सुनता है सर? मेरे लिए एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि जब मैं अपने पुलिस के पीक में था, टॉप लेवल पे, तो मेरे पास पुलिस रिफॉर्म, पुलिस वेलफेयर, ये दोनों चार्ज मेरे पास में थे। तो मुझे जैसे वेलफेयर डीजीपी पुलिस वेलफेयर होने के नाते मुझे ये पता चलता था डायरेक्टली कि पुलिस वालों की क्या समस्या है। जैसे पुलिस वालों की मुख्य समस्याएं हम जो पाते थे, मैंने जो पाया, एक उनका रेजिडेंशियल मकान सही जगह पे हो, ये उसकी दिक्कत होती थी। तो गुजरात में काफ़ी हद तक ये पूरा हुआ। दूसरा, उनकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो ठीक हो, तो वो काफ़ी हद तक ठीक हुआ। तीसरा, उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो फैमिली मेम्बर्स को कई फैसिलिटी मिलें, जैसे कोई स्कॉलरशिप की हो या कोई एजुकेशन में कंपटीशन की भावना हो या स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, ये सब उनको फैसिलिटी मिलें, इस तरह की भावना थी। तो वो अभी हमने देखा, वो भी काफ़ी हमने अच्छा काम करने की कोशिश की है। चौथा, उनका ये है कि जो उनके वर्किंग आवर्स हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इरेगुलर वर्किंग आवर्स, उसमें उनको दिक्कत रहती थी। तो उसका हमने कोशिश किया कि पुलिसिंग में ये ज़रूरी होता है कि कई बार कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स करने पड़ेंगे, तो उनको कंपेंसेटरी ऑफ करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया
और उसमें पुलिस रिफॉर्म्स के डिफरेंट जो रिकमेंडेशन थे, उस रिकमेंडेशन में ये भी है कि उसके वीकली आवर्स फिक्स होके अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको छुट्टी दी जाए। तो जब मैं पुलिस रिफॉर्म में था तो मैंने वो भी कोशिश की। तो ऐसा नहीं है कि हम पुलिस स्टाफ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अभी काफ़ी अच्छा मुझे लगता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स के पीछे की वजह जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कम स्ट्रेंथ होना भी एक वजह है। देखिए प्रोपोर्शन में अगर नहीं, इसमें सिर्फ स्ट्रेंथ अकेला एक कारण नहीं है। इसमें हमें सिटीजन्स का, पब्लिक का थॉट प्रोसेस चेंज होने की ज़रूरत है। पब्लिक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने, इसकी भी ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई बड़ा जब भी रिलीजियस फंक्शन होता है या इवेंट या कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो इसमें आप देखेंगे कितने पुलिस वाले लग जाते हैं। मेरा कहना ये है कि ऐसी इवेंट्स जो खुशी की हैं, जो एक फेस्टिव मूड की है, तो उसमें अगर हम उस भावना से रहते हैं कि हम माहौल ख़राब नहीं करेंगे या गलत तरीके से प्रोवोक नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि कम पुलिस फोर्स से भी काम हो सकता है। तो यहाँ जो पब्लिक है या जो इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्थाएं हैं, इनको जवाबदेह होना ज़रूरी है। पुलिस की संख्या किसी भी स्टेज में कम ही रहने वाली है। कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि हम ये कहें कि पुलिस की संख्या बल ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि ज़रूरत को कंट्रोल करना ये सिर्फ पुलिसिंग का काम ही नहीं है, हमारा सबका जो दूसरे हैं उनका भी काम है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बेंगलोर में अभी जो हादसा हुआ जिसमें रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने ट्रॉफी क्रिकेट मैच जीता, तो इतने उत्साह में कुछ ही घंटों में उन्होंने डिसाइड किया, और जैसे भी जगन्नाथपुरी में हुआ पब्लिक इकट्ठी हो गई या फिर जैसे जगन्नाथपुरी में हुआ। तो ये सब चीज़ें, क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन हमें भी देखना पड़ेगा पब्लिक को, संस्थाओं को, कि ज़रूरत से ज़्यादा बिना मतलब हम इसमें ना इन्वॉल्व हों। इन्वॉल्व ना हो इन द सेंस, अगर इन्वॉल्व होते हैं तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से ध्यान रखा जाए, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। कई बार हम क्रेज में वहाँ पहुँच तो जाते हैं, क्या सारी जवाबदारी पुलिस की ही रहेगी? ये एक बड़ा पर्सनल रहेगा। अगर ये जवाबदारी पब्लिक और ये संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये भी थोड़ी सी लें तो ये कम संख्या बल से भी काम हो सकता है। मुझे लगता है ये तो एक बहुत काल्पनिक सी स्थिति आप बता रहे हैं, क्योंकि घटनाएं कब कहाँ कैसे हो जाती हैं किसी के वश में तो होता नहीं। और अक्सर हम देखते हैं जो खबरों में रोज़ आज यहाँ भगदड़, कल वहाँ भगदड़, अब प्रयागराज में हो जाता है तो ओडिशा में हो जाता है, तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम आए पुलिस की मानसिक स्वास्थ्य पर, तो क्या उस पर आपने काम किया है? देखिए, मैं सिर्फ पुलिस की मानसिक स्वास्थ्य को ही अकेला नहीं मानता, मैं पुलिस के बिहेवियर में ट्रेनिंग, पुलिस के जो उसकी जो स्थिति है उसमें पीस होना बहुत ज़रूरी है, और फाइनली वो एक इस लायक हो कि वो एक साउंड डिसीजन अच्छे तरह मन से नौकरी कर सके, ये सब ज़रूरी होता है। तो मेंटल हेल्थ पुलिस की बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको करने की ज़रूरत है। जहाँ भी मौका मिला हमने ये कोशिश की है। जैसे हमने सिर्फ नॉट ओनली योगा, हमने दूसरे विपासना या दूसरे माध्यम से उनको वो चीज़ जिनसे उनको खुशी हो सकता है कि आपको एक तरीके से खुशी मिलती हो मानसिक वेलबींग की, किसी दूसरे को दूसरे तरीके से, तो वो हम रिसर्च करके उनको उस तरह का एक फील गुड फैक्टर कराते हैं ताकि वो अच्छे रहें नौकरी में। तो ये करना ज़रूरी है और जहाँ जहाँ मौका मुझे मिला मैंने इसकी कोशिश की है। सर, आप की पोजीशंस पर रहे हैं और जब 2002 में गुजरात में गोधरा हुआ उस समय भी आपको जिम्मेदारी सौंपी गई, हालांकि उस समय तब आप CISF में थे। कैसे स्थिति को निपटे आप सर, और उस वक्त वो माहौल कैसा था?
उस समय कितनी भारी जिम्मेदारी आपको महसूस हो रही थी? ये बड़ा क्रूशियल टाइम था। मैं डायरेक्टली गुजरात पुलिस के अंदर में नहीं था, पर मैं था वहीं। और शायद आपको पता भी हो कि उस समय जब फोर्स लोकल पुलिस जब कम होती है या जब ऐसे माहौल हो जाते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्स को वहाँ डिप्लॉय किया जाता है। तो मेरी भी 2 कंपनियां को डेप्यूट किया गया था। एक कंपनी अहमदाबाद में और दूसरी कंपनी वडोदरा में, क्योंकि ये दोनों जगह में काफ़ी इसका असर हुआ था। और तो मेरे पास सब तरह के व्यू थे। एक व्यू एज ए CISF ऑफिसर, क्योंकि एज ए CISF ऑफिसर मैं सुपरवाइज कर रहा था कि कैसे हालात ख़राब हुए फिर कंट्रोल करना। फिर CISF ऑफिसर का एक व्यू पुलिसिंग के बारे में कि लोकल पुलिस ने किस तरह से रिएक्ट किया, कैसे करना चाहिए था। तीसरा, खुद लोकल पुलिस का क्या व्यू है वो भी मेरे पास था। पब्लिक का क्या व्यू है, अलग अलग पब्लिक ग्रुप के क्या व्यू हैं, वो भी सब था। तो अलग अलग व्यू को देख के लगते हुए ये ऐसा ही प्रतीत होता है कि बहुत ही दुखद घटना रही। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें पुलिस के अलावा पब्लिक को भी रिस्पॉन्सिबल होना उतना ज़रूरी है, और पुलिस को तो बहुत ज़्यादा संविधान के हिसाब से ही काम करने की ज़रूरत है। इसलिए मेरा पेट वर्ड जब भी पुलिस रिफॉर्म में रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड सॉल्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड पुलिसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम करेंगे तो हम खुद अपने कैरियर में कम से कम डिफ़िकल्टी में आएंगे और जो क्राइसिस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे कई घटना घटी हैं ऐसी जो 2002 में कई जगह ऐसा ध्यान पे आया कि पुलिस की कुछ लैप्स या नेग्लिजेंस या डिले रहा, जिससे भी ये घटना थोड़ी बहुत घटी। तो सर, किसी तरह का आपने उस वक्त राजनीतिक दबाव महसूस किया अपने ऊपर जब आप उस मामले के साथ जुड़े रहे जब तक? देखिए, राजनीतिक दबाव लोकल पुलिस के ऊपर हो सकता है। जो पुलिसिंग है ये स्टेट सब्जेक्ट है जी। स्टेट सब्जेक्ट का मतलब है स्टेट के CM, होम मिनिस्टर या होम सेक्रेटरी भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो वो उनको डायरेक्ट करते हैं। एज ए CISF या पैरामिलिट्री फोर्स हम लोकल पुलिस को मदद करने, उसकी सहायता करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, काम उन्हीं को करना है, इनिशियल रिस्पॉन्स उन्हीं को देना होता है। तो लकीली आई वाज नॉट इन दैट पोजीशन कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर हो। लेकिन सर, ऐसा होता है किसी अधिकारी के साथ कि उस पर राजनीतिक दबाव हो, आप अपने आप को ना रख के देखें, वहाँ पर किसी अधिकारी के ऊपर राजनीतिक दबाव हो, और जब ऐसा होता है तो अधिकारी किस ओर झुकता है सर? तराजू का कौन सा पड़ रहा, संविधान के लिए ली गई शपथ या फिर राजनीतिक दबाव, किस ओर झुक जाता है? ये एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। हमने अलग अलग सिचुएशन में देखा है। एक अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने पर्सनल इनकन्वीनियंस, फैमिली इनकन्वीनियंस, बच्चों की एजुकेशन के इनकन्वीनियंस होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन और नियम को नहीं छोड़ा और उसके हिसाब से काम किया। दूसरी सिचुएशन हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने ये कंसिडर करते हुए कि अगर नहीं करूं शायद प्रेशर में तो मुझे इस तरह की दिक्कत आएंगी, तो उन्होंने उसको प्रीफर किया। ये उसका इंडिविजुअल चॉइस था। लेकिन हम, जैसा आपने कहा कि हम जब IPS बनते हैं तो हम भी शपथ लेते हैं कि आई विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये शपथ नहीं लेते कि आई विल फॉलो द चीफ मिनिस्टर, आई विल फॉलो वन पॉलिटिकल पार्टी, आई विल फॉलो पार्टी इन पावर। नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, हमारे लॉज क्लियर हैं
आई एम सपोज टू वर्क एज पर दैट। मैक्सिमम हमारा क्या हो सकता है पुलिस ऑफिसर का, IAS का, उसके 2-3 चीज़ हो सकती है रिस्क है। एक उसका ट्रांसफ़र होगा, तबादला हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे शायद वो जो फैमिली को, बच्चों को एजुकेशन में पढ़ हो सकता है, एक वो है। दूसरा तो कोई कारण, दूसरा तो सस्पेंड आप तभी होंगे जब आपकी गलती हो। तो अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं तो गलती होने की चांस नहीं है। जेन्युइन गलती हुई है तो उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। मान लीजिए हमने फायरिंग की, फायरिंग में कोई एक्सपायर हो गया या कोई माहौल बना, तो उसमें तो सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लिया जाता है, तो उसमें सस्पेंड होता है। तो सस्पेंड इज नॉट ए पनिशमेंट। जब तक आपको डिसमिस ना किया जाए, जब तक आपको टर्मिनेट ना किया जाए, जब तक आपको पनिश ना किया जाए, तो सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। तो आदमी को इसलिए कहा गया है कि जो ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर है या ऑफिसर है, उसको इतनी हिम्मत रखनी ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल 311 में उसको ये प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है कि हमें कोई ऐसे नहीं हटा सकता। अगर हमें किसी को हटाना भी है नौकरी से, तो ही हैज़ टू अडॉप्ट ए प्रॉपर प्रोसीजर। इंक्वायरी करेंगे, चार्जशीट देंगे, मौका देंगे, तो इसलिए उसको इतना सेफ्टी रहती है। लेकिन ये जो वर्ड्स आपने कहे सर, सस्पेंशन, तबादला, ये सब लगता है जैसे एक पुलिस अधिकारी की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, नहीं? बिल्कुल। मतलब ये आप लोग प्रिपेयर रहते होंगे मेंटली पहले से कि अच्छा मेरा तो एक ये डायलॉग रहा इस तरह का बीच में। एक बार ऐसे ही प्रेशर की बात आई तो मुझे कहा गया नहीं तो ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं क्या, तो मेरा जवाब ये था कि मेरा सूटकेस तो तैयार ही है। तो अगर आप उस लेवल तक आ जाते हैं तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं नए घर में जाते होंगे, नई लोकेशन पे जब पोस्टिंग होती है, कि आप लोग इतना सामान फैलाते भी नहीं होंगे कि पता नहीं कब फिर एक ऑर्डर पास हो जाए, तो इसलिए अभी सामान फैलाना भी नहीं है। नहीं, उसमें ऐसा तो नहीं है, बल्कि ये एक, इसको अगर पॉजिटिव लिया जाए तो आपको एक अच्छा मौका मिलता है। आप नए प्लेस पे जाते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नया वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। जैसा कहा जाता है जितना ज़्यादा एक्सपोजर उतना अच्छा आदमी एक्सपीरियंस होगा। तो इसको पॉजिटिव लें तो ये है। अगर इसको नेगेटिव लिया जाए कि वाइफ को भी दिक्कत होगी, बच्चों का एडमिशन यहाँ से वहाँ होगा, पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, वर्कलोड बढ़ेगा, तो वो सब चीज़ें तो है। इसलिए हमें पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। वी आर नॉट प्राइवेट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक के हित में अगर मेरी फैमिली को या घर वालों को दिक्कत है तो दिक्कत चलेगी, पर पब्लिक की ड्यूटी में कमी नहीं आनी चाहिए। सर, एक साधारण सी नौकरी से निकलकर अब जब UPSC क्लियर करना और फिर IPS बनना, ये कैसे ख्याल आया सर? ख्याल ये ऐसे आया कि जैसे आपने देखा कि मैं पहले LIC में था, UTI में था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कुछ समय रहा, तो वहाँ एक पब्लिक सेक्टर में जैसे है वो होता ही है। लेकिन एक मन में इच्छा थी कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि वी आर एबल टू मेक सम डिसीजन, वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट इन द लाइव्स ऑफ द जनरल पब्लिक। कुछ डिसीजन मेकिंग में हमारा रोल हो, तो वो एक दिमाग में था। तो उसका रास्ता यही मिला कि भाई ये अगर करना है तो UPSC के थ्रू इन पब्लिक सर्विस में आओ, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पोजीशन में आओ, तभी कुछ हो सकता है। तो वो IAS IPS या इस तरह की जो सर्विस हैं, उसी में ही आप अच्छी तरह से सोशल सर्विस भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और अपने कैरियर में या अपनी पर्सनैलिटी के अलग अलग जो पहलू हैं उनके ऊपर काम किया जा सकता है। सर, एक सवाल, पता नहीं आप जवाब देना चाहें या नहीं, लेकिन होता क्या है कि कई IAS IPS से मेरी बातचीत हुई जिनसे ये पता चलता है कि भाई राजनेता सब कोई तो पढ़े लिखे होते नहीं, और एक IPS जो बनता है, IAS बनता है, पढ़ लिख कर इतनी मेहनत, शिद्दत, लगन सबके बाद पसीना बहा के बनता है, फिर लगता है अरे उसके अंडर काम करना पड़ रहा है। ऐसा होता है? नहीं, ये गलत धारणा है, मैं इसको नहीं मानता। पहला टेस्ट, हमने एक बार UPSC एग्ज़ाम पास कर लिया
तो वी आर एश्योर्ड अप टू 60 ईयर्स कि हमें कोई दूसरा एग्ज़ाम पास नहीं करना, कोई दूसरा टेस्ट हमें नहीं देना है, कोई रिव्यू हमारा नहीं होना। लेकिन एक MP MLA को हर 5 साल के बाद परीक्षा देता है, एक परीक्षा देता है। तीसरा, उसका नेचर ऑफ सिलेक्शन या इलेक्शन ऐसा है कि उसको पब्लिक से एक्सपोज करना होता है, उसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने वोट पाके इलेक्ट हो पाएगा। हमारे केस में क्या है, हम वी कैन अफोर्ड कि हमारा बिहेवियर थोड़ा सा खराब भी चल सकता है, क्योंकि वी हैव सो मच पावर इन सर्टेन केसेज, सर्टेन सिचुएशन कि हम पावर से ही चला लेते हैं। वो जब आएंगे तब की बात होगी। तो इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं है पॉलिटिशियन टू बिकम MP MLA, अनपढ़ भले हो, क्योंकि इसीलिए आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अंबेडकर ने जब वो थे तो उसमें कोई एजुकेशन कंपलसरी नहीं रखा कि आप ग्रेजुएट हो गए तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हो। दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया। अगर आप पब्लिक से कनेक्ट करते हैं, पब्लिक को उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल, तो वहाँ पढ़ाई की जरूरत नहीं है। एजुकेशन इज वन ऑफ द मेनी थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट, बट इट इज़ नॉट ए मैंडेटरी। तो ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेल रेस्पेक्टेड, दे शुड बी गिवन रेस्पेक्ट, और गवर्नमेंट ने ऐसे सर्कुलर निकाले हुए हैं। सर, ये सिटीजन सेतु क्या है सर? जैसा मैंने कहा कि मैं शुरुआत से ही इस चीज़ में मानता था कि हम खाली नहीं बैठेंगे। दिन में, और जैसे दिन चालू होता है, आपका 9 बजे चालू होता है, हमारा थोड़ा सा 1 आध घंटा लेट होगा लेकिन चालू रहेगा। दिन चालू रहना चाहिए। तो दिल चालू कैसे रहेगा? एक तो ये। दूसरा, सिटीजन सेतु कोई प्रोफेशनल कंपनी या प्योरली मॉनिटरी चीज नहीं है। ये एक समाज सेवा वाली बात है। कैसे समाज सेवा हो, तो समाज सेवा के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं। कोई कुछ करती है, ब्लड डोनेशन करती है, कोई एनवायरनमेंट पे करती है, कोई औरतों के लिए, एजुकेशन पे करती है, कुछ पे करती है। तो मेरा एक ऐसा विजन निकला कि भाई ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, मुझे अगर कोई मेरे से गाइडेंस मांगता है तो वो अगर हम उस समय उसको गाइडेंस दे दें टाइमली, तो सबसे बड़ी समाज सेवा यही है। गाइडेंस रिलेटेड टू व्हाट? गाइडेंस रिलेटेड टू एनी मैटर, एनी इशू ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया। ये इसका टैगलाइन है। मतलब आप कुछ भी पूछ, एनीथिंग। एक स्टूडेंट आपके पास आएगा कि कैसे यूपीएससी देना कैसे यूपीएससी करें, ये तो बड़ा सिंपल सा है आजकल। दूसरी बताता हूँ, कोई किसी का बोलो कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो गया, कोई बोलता है कि मेरी FIR नहीं हो रही है, कोई बोल रहा है कि ये डिसीजन गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने ले लिया, गलत ले लिया, कोई मैट्रिमोनियल का कोई भी इशू, कुछ भी आता है। तो हमारा आइडिया ये है कि कई बार कोई बोलता है कि मेरा जो बैंक अकाउंट था वो साइबर सेल ने सीज कर दिया, आजकल काफ़ी होता है, कुछ भी आता है। तो ये काम, तो उसको ये कई बार पता नहीं रहता कि कहाँ जाएं, क्या करें। ये पहला क्वेश्चन है, उसको इमीडिएटली नहीं पता चलता है कि कहाँ जाएं। तो उसको अगर हम सही तरह से गाइड कर दें कि आपको यहाँ जाना चाहिए, इसके पास करना चाहिए, ये रास्ता है, तो इस तरह से इसमें मदद मिलती है। और इसमें हमने करीब सैकड़ों हमारे पास एसोसिएट हैं या एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड के, तो वो भी हमने इसमें पैनल पे रखा हुआ है, वॉलंटरी सारे। तो अगर मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा एडवोकेसी का बैकग्राउंड है, तो मेरा कोई दूसरा तो बैकग्राउंड नहीं है, तो उस बैकग्राउंड वाला आदमी उसको गाइड कर देता है। तो ये थोड़ा सा सिस्टम है जो चलता रहता है। सर, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा केस आया जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और जो बहुत चैलेंजिंग था? एक तो नहीं है, तो कई कैसे केस एनीवन व्हिच यू वुड लाइक टू मेंशन। और जो आज के क्राइम से देख लीजिए बिल्कुल अलग है। आज जो क्राइम हो रहे हैं वो अलग किस्म के हो रहे हैं। ये पहले किसी को शक नहीं जाता था कि पत्नी ही कातिल होगी, आज सबसे पहला शक पत्नी पर जा रहा है। तो किस तरह के केसेस
जो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जब मैं इनिशियली नौकरी में आया था तो आपको याद होगा कि पहले जो दहेज हत्या वाले केस होते थे तो उसमें एक प्रोविज़न था कि अगर मैरिज के फर्स्ट 7 ईयर्स में अगर डेथ होती है तो ये मान लिया जाता है कि दहेज के कारण, दहेज के लिए हत्या होगा, अब प्रूव करो। और उस समय जैसे हम जब ज्वाइन करते हैं तो हम सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के रैंक पे ज्वाइन करते हैं या उसको डिप्टी एसपी रैंक पे ज्वाइन करते हैं। तो हमारा ये उस समय होता था कि इस लेवल के ऑफिसर को कंपलसरी वुमेन वाले केस इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता था। तो हमने ऐसे बहुत से केस इन्वेस्टिगेट किए जिसमें कोई लेडी है वो जल के मर गई, कोई लेडी है उसने कुछ पी लिया और वो मर गई, कोई लेडी है उसका कोई डाउट हुआ या अफेयर का कुछ डाउट हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ों को हमने पर्सनल इन्वेस्टिगेट काफ़ी किया। तो अगर इनिशियली हम बात करें तो एक दो ऐसे डिफ़िकल्ट केस आए थे कि उसका गला घोटा गया है लेकिन पता नहीं चल रहा कि किसने किया। सिंपल सी बात, डाउट होता है हस्बैंड के ऊपर लेकिन हस्बैंड नहीं, कोई और निकलता है। अच्छा, तो इस तरह के कई चीज़ें हैं कि इस तरह की चीज़ें आएंगी। कई बार जो जल के अगर मर गई है तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती थी कि उसकी बॉडी पहचानना डिफिकल्ट हो जाती थी। जो पोस्टमार्टम रूम है, मोर्चुरी है, वहाँ जाके देखना, पर्सनली वेरीफाई करना, ये सब रहता था। तो इस तरह की कई बार डिफ़िकल्टी आती थी। और दूसरा फिर उनके घर वालों को, फैमिली मेम्बर को फेस करना, विक्टिम जो मर गए हैं उसके या जो आरोपी है उसको लगता है कि मुझे गलत फंसा लिया गया, और वो जो मर गई है तो उनको लगता है कि भाई सज़ा मिलनी चाहिए, ये सब हो गया। तो उस तरह के चीज़ों में कई बार डिफ़िकल्ट केस होते थे करने में। ये महिलाओं की बात कर रहा हूँ। वो दूसरा जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊँ कि एट्रोसिटी एक्ट के भी केस हमें काफ़ी इन्वेस्टिगेट करने पड़े। अभी वहाँ होता ये था कि दो लोगों के बीच में, इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच में झगड़ा है, तो दोनों ने एक SC ST कैटेगरी का आदमी पकड़ लिया है, तो उसके आदमी ने उस पार्टी के खिलाफ केस कर दिया, दूसरे वाले ने उसके खिलाफ केस कर दिया। तो मतलब मोहरे उनको बना रहे हैं, झगड़ा उनका है। तो इसमें जनरली अगर होता भी है तो केस तो हम उसी को पकड़ लेते हैं। तो हमने इस तरह के कई बार इन्वेस्टिगेट किए, तो उसमें जो ओरिजिनल जो इन्फ्लुएंशियल आदमी था तो वहाँ तक पहुँच के उसको पकड़ सकें। तो इस तरह के थोड़ा डिफिकल्ट केस रहते हैं। ऐसा हम लोग देखते हैं सर कि एक क्राइम का ना पैटर्न चल पड़ता है। जैसे आजकल मतलब रोज़ अखबारों में आप देखिए, टीवी चैनल्स पर देखिए, एक ख़ास किस्म की स्टोरी चल रही है कि पत्नी ने बच्चों को छोड़ दिया, अफेयर था और कत्ल कर दिया, चाहे वो किसी भी तरह से क्या हो, और एक नहीं कई केसेस आ रहे हैं। तो क्या पुलिस के अभी मौजूदा जो सर्विंग पुलिस डिपार्टमेंट है उनके लिए सामने एक डिफरेंट किस्म का चैलेंज है? नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग। देखिए, इसको इस तरह सोचिए, दिल्ली में 2012 में निर्भया कांड हुआ जी। निर्भया कांड हुआ तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए। आपको याद होगा कि स्कूल गर्ल्स को, कॉलेज गर्ल्स को या हाउसवाइफ को, उनको कायदे की जानकारी मिली काफ़ी, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग काफ़ी दी गई, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी काफ़ी दी गई, और उनको मेंटल उनका एक चीज़ बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, इसके लिए उनके साइकोलॉजी के बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए कि महिलाओं को सशक्तिकरण नॉट फिजिकल बट मेंटली उनका हुआ। दूसरा, अगर हम देखें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पहले ये होता था कि भाई ज़बरदस्ती किसी महिला के साथ हो रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो फिर कायदे भी बहुत सारे जजमेंट आए कि भाई महिला का कुछ भी हो, ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं की जा सकती। तो इस तरह से महिलाओं का एक नेचुरल वे में इवॉल्विंग हुआ।
साथ में हम देखते हैं कि इंटरनेट वगैरह भी तभी से पिछले 10-12 साल से काफ़ी है, तो इन्फॉर्मेशन तो अभी सभी के पास है। तो जब महिला आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में, नौकरी में, बिजनेस में, दूसरी चीज़ में, तो क्राइम में वो क्यों नहीं बढ़ेगी? एक नेचुरल एक इन्फ्लुएंस निकालिए। क्राइम में भी भाई आएंगी, क्राइम में भी लेडीज या लड़कियां उस तरह से सोचती हैं, रिवेंज लेना, वो करना, बदला लेना, क्योंकि क्राइम के नॉर्मल फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। तो ऐसा अभी दूसरा रिपोर्टिंग बड़ी जल्दी होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, नेचुरल वे में है। महिला भी क्राइम कर सकती है, महिला भी चीटिंग कर सकती है मैरिज में, महिला भी दूसरे काम करेगी। तो ये तो इंसिडेंटली हो सकता है कि 2-4 अभी न्यूज में आ रहे हैं कि लगातार है, बट महिलाएं भी क्राइम करती हैं, सिर्फ इसको इतना ही समझना। तो हमें न्यूट्रल होके, ये कोई मैरिज का दहेज का केस नहीं है कि भाई उसने या पॉक्सो का केस नहीं है, महिला ने किया हमने जेल में डाल दिया। ये एक क्राइम वो भी करती हैं, हमें ये समझना है। तो इसलिए हमें फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी जानकारी मिली एंड वी हैड अ फ्री व्हीलिंग टॉक। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।